हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास होगी किस पर? एक सेकंड बुक में जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, जिसका नाम है एटम्स, और इसी के साथ लगा हुआ क्या है, न्यूक्लियाई। तो आज की जो क्लास होगी उसमें केवल एटम्स की बात की जाएगी। उसमें रदरफोर्ड मॉडल आएगा, बोर्स मॉडल आएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल आएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा। तो इन सब की बातें होंगी, लाइमन सीरीज आएगी, बामर सीरीज आएगी, तो इस सब की बातें होंगी। ठीक है, इस चैप्टर से एटम्स एंड न्यूक्लियाई से मान के चलो 7 to 8 मार्क्स का आना ही आना है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा नहीं किसी का। बहुत बिजी भी हो तुम लोग तो टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जाकर के रील भी देखनी होगी तुम लोगों को। तो टाइम तो बहुत कॉस्टली होता है तुम लोगों के लिए। बस हम ही लोग हैं जो थोड़ा बहुत खाली समय रहता है। वैसे भी तुम लोग वीडियो 2x पे ही देखते हो, क्योंकि हम लोग 1x पे बनाते हैं, है ना। काम तुम्हारा है, तो ढंग से करोगे क्लास तो आउटपुट दिखेगा। नहीं तो जो अभी मार्क्स सोचे बैठे हैं ना कि 100 आने हैं, इतने आने हैं, कुछ आने हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्लाइन होते चले जाएंगे और 80 पे आ जाएंगे। और उससे भी बुरा बोल नहीं सकते यहाँ पे यूट्यूब पे। वैसे सच्चाई यही है। तो जितनी भी क्लासें हो रही हैं सब टू द पॉइंट है, फालतू का कोई डांस नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो सिंपली से ये बात है कि भाई ढंग से करना है चीजों को, है ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। करने को क्या है कि हम यहाँ पे पूरे 2-2 घंटे के वन शॉट तैयार करें, 4-4 घंटे के तैयार करें, 10-10 घंटे के तैयार करें, लेकिन भैया देखना तुमको है, करना तुमको है। मेरी शक्ल देख करके तो सिलेक्शन हो नहीं रहा है, नंबर आ नहीं रहे हैं। करनी तुम्हें बुक की कॉपी है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे अपनी शक्ल हमने छोटी सी कर रखी है, ताकि वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, तुम लोगों को और बेकार लगेगी इस समय सच्चाई बोलने। और किसी चैनल की तरीके आकर के वाहवाही करते कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, रोड मैप बनाते, तो उसका होना नहीं है किसी का फायदा। करना तुम्हें है, टाइम टेबल तुम खुद बनाओ, अपने हिसाब से स्टडी करो। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका एटम्स। तो देखो यहाँ पे एटम्स की अगर हम बात करेंगे तो जो जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं पहले। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था, चैप्टर का नाम देख लो, चैप्टर नाम लिख लो, एटम्स। और कौन सी थ्योरी थी? बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में इसमें बात होगी ज्यादा। अब देखो सबसे पहला था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में क्या था कि इन्होंने यहाँ पर, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अल्फा जो होता है वो 2He4 है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो कुल मिलाकर के जो अल्फा होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इससे समझो कि अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये मान लो ये न्यूक्लियस है, दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। यहां पे क्या हुआ, तीन चीजें यहां से पता चली। क्या क्या पता चली, तीनों को बताते हैं। ये पता चला कि बेटा मैक्सिमम जो पार्टिकल थे, मैक्सिमम पार्टिकल थे वो क्या चले गए, वो सीधे चले गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, क्रॉस करके सीधा सीधा चले गए, बुमराह की और करके जैसे, घूमे ही नहीं। तो वो क्या हुए, सीधे चले गए। अच्छा, इससे क्या पता चला, अगर कोई भी चीज सीधे जा रही है इसका मतलब सामने कुछ नहीं है ना, हॉलो है। तो इसका पता चला कि भाई न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है वो क्या है, हॉलो है। कुछ जो थे वो डेविएट कर गए। अच्छा बताओ, अगर पॉजिटिव जो है वो अल्फा, तुम्हें पता है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव डेविएट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब अंदर कुछ ऐसा है जो सेम नेचर का है, तभी तो पॉजिटिव, नहीं तो अट्रैक्ट कर लेता। बात समझ में आ रही है? सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट नेचर के होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे उसने क्या किया था, रिपेल किया था, डेविएट किया था। तो कुल मिलाकर के ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव है। क्लियर है इतना? कुछ जो थे वो सीधे आए और सीधे सीधे वापस चले गए, है ना, अपने पाथ को उन्होंने क्या किया, रिट्रेस कर लिया। तो इसका मतलब भाई ऐसा कब होता है, जब हम सामने दीवार पे मारे बॉल को और बॉल से टकरा करके आती, इसका मतलब सामने कोई ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उससे हमें पता चला कि डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। क्लियर है इतना? तीनों चीजें पता चल गई। अब जब तीनों चीजें पता चल गई तो ये डायग्राम से देखो, यहाँ पे डायग्राम में बताया भी गया है। देखो ये जो मैक्सिमम पार्ट थे वो क्या चले गए, सीधे चले गए। ये वाला जो था वो डेविएट कर गया, और ये वाला जो था ये लौट के वापस आ गया। एक एक डायग्राम के साथ बता रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ पहले से बनाया गया ताकि एक एक चीज में टाइम ना वेस्ट हो। बेटा टाइम बहुत कीमती है ना। आप, हमें क्या है, हमें तो केवल फिजिक्स पढ़ानी है। आपको जो सीरियस बच्चा भी है उसको 5 सब्जेक्ट करने, तो इसलिए टाइम तो बहुत कीमती है। तो लंबी क्लासेस तो नहीं ले सकते, मजबूरी है हमारी, है ना। इसको ये ना समझना कि सर ऐसे ही पढ़ाते,
सर और इतना ही जरूरी भी है ना, बोर्ड के लिए इतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे तुम्हें चीजें ये पता चल गई कि ये यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आ गए। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट बीम ऑफ एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर बम्बार्डेड ऑन अ गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड की फॉइल थी जिसपे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल भेजा, अल्फा इसलिए भेजा ताकि वो पॉजिटिव नेचर पहले से पता है हमको, ठीक है ना। स्कैटर्ड इतना स्क्रीन विच वर काउंटेड बाय माइक्रोस्कोप ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। देख रहे थे, बहुत ध्यान से लगे हुए थे साइंटिस्ट लोग। तो यहां से देखो, यहां से ये सारी चीजें पता चल गई हमको, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अब यहाँ पे देखो कहा गया है जितने की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो सारे के सारे क्या हो गए, सीधे चले गए। तो पहले पार्ट में क्या पता चला, हॉलो या एम्प्टी है। सेकेंड पार्ट में क्या पता चला कि जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, डिफरेंट एंगल पे चले गए, ठीक। तो इसका मतलब जो अंदर जो चार्ज है इनसाइड द एटम या न्यूक्लियस वो क्या है, पॉजिटिव है। बहुत ही कम ऐसे थे जो सीधे सीधे टकरा करके वापस आ गए। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो बहुत छोटे से एरिया में रखी गई है, जो हाई डेंसिटी चीज है वहां पे, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो जितने एंगल थीटा पे गए थे तो वो देखो क्या है, यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड टू डिफरेंट एंगल्स। जो जितने एंगल पे वो होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये याद कर लो, कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज आती है। और एन और थीटा का ग्राफ समझ ही रहे हो, इनवर्सली है तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। जब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अगला देखते हैं। अब आया कि भाई जब ये जा रहा था, ठीक है, और न्यूक्लियस तो अंदर है, तो अंदर है तो वो क्या कर रहा है, एक स्टेज आएगी जहां पर आकर के क्या होगा, रुक जाएगा। वही उसकी क्या कहलाएगी, क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो उसी को हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच देखो बच्चे कब होगी, पहली बात तो ये आ गई। तो यार होता क्या है, यहाँ पे U है और काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इतना तो समझ में आ गया। और हमने भेजा हुआ है एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी से, बाहर से फेंक के भेजा है ना। तो हमने जब फेंका तो भाई उसके पास काइनेटिक तो होगी ना, इतना तो क्लियर है। अब जब काइनेटिक होगी तो एक स्टेज आएगी जहां पर पोटेंशियल जो होगी वो काइनेटिक के इक्वल हो जाएगी। तो जहां पर भी बच्चे काइनेटिक हमारी U के इक्वल होगी वहां पे ये फॉर्मूला बनेगा। तो K की वैल्यू आ गई 1/4πε0 जेडी इंटू 2E अपॉन आर नॉट। ये फॉर्मूला होता है, U का फॉर्मूला होता है ना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये आया है। तो यहां से जेडी इंटू 2E अपॉन आर नॉट हो गया। तो यहां से U की वैल्यू निकाल करके आर नॉट की वैल्यू हमने निकाल दी। नोट्स में देखो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकते हो तुम यहाँ पे कि सर ये कैसे हो गया। अगर नोट्स तुम केवल कर रहे हो, नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे भेज देंगे। तब भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट करते रहा करिए बेटा, आप लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा यार बुरा लगता है, क्योंकि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा आर नॉट का फॉर्मूला आ गया। आर नॉट क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, जहां पर चीजें एटम्स और वो जब फेंका जाता है गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल तो तब क्या होती है, ठीक। अब इसके बाद आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने सारे प्रैक्टिकल तो कर ली, अब इन्होंने कहा कि लॉयर मॉडल भी दिया जाए, है ना। जब इतना खर्चा हो ही गया है तो मार्केट में मॉडल को भी लॉन्च कर दिया जाए। तो अब इनसे क्या क्या पता चला, तो वो आती है। तो देखो क्या क्या पता चला। इन्होंने कहा कि भैया एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे तो यही पता चला। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ही चक्कर लगा रहा है। तो इन्होंने कहा कि अंदर जो है वो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हुए, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे राउंड सर्किल में, स्फेरिकल सरफेस में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख दी। अब क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस provides necessary centripetal force to revolving electron, that is why it does not fall into the nucleus, ठीक। फिर इसके बाद
द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाई, अब टोटल जो होगा, एटम तो दोनों माने जाते हैं बेटा, एटम जो होता है उसमें क्या है, न्यूक्लियस भी है प्लस इलेक्ट्रॉन भी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन हो गए निगेटिव और ये क्या हो गए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या माना गया है, न्यूट्रल माना गया है। अब इसके बाद आया कि भाई इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो भाई उसके रीजन है। होता क्या था, साइंटिस्ट लोग अपना मेहनत करते थे, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं, तो अपना अपना सब लोग कंटेंट डालते हैं, लेकिन जब मार्केट में पब्लिश होता है और मान लो किसी बात पे बवाल हुआ, तो एक सेमिनार होता है, खर्चा पानी होता है, तो वहाँ पे जाकर के जैसे हमने कोई अपनी थ्योरी दी, तो उसको अब एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। उसमें मान लो किसी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, अब क्या होगा, वो क्या करेगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा। अगर हम काउंटर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गए, है ना, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर हम बता गए कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होता होगा, लेकिन जो रदरफोर्ड साहब थे वो सामने जो क्वेश्चन आ रहे थे उसको क्या कर पाए, फेस नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या क्या नहीं कर पाए, अब कोई एक साइंटिस्ट रहे होंगे वहां पे, तो इन्होंने कहा कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी जो थी, वहां पे कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो मैक्सवेल की भाई जो थ्योरी थी उसमें तो ये बताया गया था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, कोई भी हमारा अगर यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। देयरफॉर इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट इट्स एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था वो एनर्जी को क्या करना चाहिए, रेडिएट करना चाहिए। और सर्कुलर मोशन जो है जो कि इससे पहले इन्होंने क्या कहा था कि सर्कुलर मोशन जो होता है वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में करता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन में करता है, ऐसे समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन मेरे बच्चे तुमने 11 12 या कहीं पे भी पढ़ा होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, ये बात इतनी आई। कौन सी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने कहा मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के हिसाब से। अब अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, और जब लॉस करेगा तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो स्टेबिलिटी एटम की कहाँ जाएगी, है ना। तो जब वो इतना बोल गए तो भाई रदरफोर्ड साहब क्या हुए, चुप हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये बात भी सही है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, और कोई, तो एक बात तो ये फंस गई। अब सेकंड बात क्या फंसी, सेकंड बात फंसी लाइन स्पेक्ट्रा पे। लाइन स्पेक्ट्रा अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में आपको सामने आ जाएगा। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया, अभी लाइन सीरीज इसी में आएगी, इसी चैप्टर में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार रखिए। ठीक, अब इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, इसके बाद आए बोर्स। उन्होंने कहा कि हम अब करेंगे, वो भी अपनी मेहनत कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अच्छा, ये उस सेमिनार में गए, इन्होंने कहा अच्छा ये सब बातें होती हैं, तो इन्होंने कहा कि वो चीज़ें मजबूत करें। जैसे वाइवा होता है, पहले जो बच्चा जाता है उससे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बच्चा फंस जाता है तब तक बाहर आता है, तो बाहर जब आता है तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्या क्या पूछे, तो उसके बाद वो तैयार कर लेते हैं। तो इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट, वो सब थ्योरी तैयार की। इन्होंने क्या बताया, एक जो एटम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें किसमें, पॉजिटिव में और निगेटिव में। पॉजिटिव पार्ट को बच्चे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और निगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक डेफिनेट एनर्जी पाथ पे ही घूमेगा, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। ठीक, फिर सेकंड क्या बताया, अ नंबर ऑफ ऑर्बिट are possible around the nucleus but electron revolve only those orbit in which angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम तो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम सकता है, कई सारे उसमें ऑर्बिट होते हैं, लेकिन कहां पे घूमेगा, जहां पर एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होगा वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे अगर किसी को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता है तो वो होता है mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक,
n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है। इसी को बोला गया बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। जहां पर भी याद कर लो इंटीग्रल मल्टीपल बोल दिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। जैसे चार्ज में था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, यहाँ पे क्या होगा क्वांटाइजेशन कंडीशन किसने दी थी, बोर्स ने दी थी, तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, और वो जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो कहलाते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है इतना। थर्ड क्या इन्होंने दिया, इन्होंने ये कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितने भी लोग हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हर इंसान अपनी तरक्की चाहता है, गलत तो है नहीं, है ना, कुछ गलत नहीं। अगर कोई इंसान अपनी तरक्की चाहता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को छोटे एनर्जी लेवल से, जैसे मान लो कि यहाँ पे है एक, यहाँ पे, तो यहाँ से E1 एनर्जी है उसके पास, E लो है, यहाँ पे कोशिश करेगा जाने की, E हाई तक गया। अब जब दूसरे ऑर्बिट में जाता है ना, तो वही लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट, तो उस समय क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू। तो यहाँ पे ये होता है EH माइनस EL इक्वल टू एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट करेगा ना फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा EH माइनस EL अपॉन इक्वल टू H न्यू हो जाएगा। अब ये जो न्यू होता है यही हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहलाता है। क्लियर है, एक एक चीज समझ में आ रही है। सबसे पहले कौन आए, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किया, उन्होंने कहा कि भैया अल्फा पार्टिकल फेंकते जा रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, उन्होंने फेंके, सारे के सारे क्या हुए 99% चले गए सीधे, कुछ क्या हुए डेविएट हो गए, कुछ लौट के वापस आ गए, बहुत कम ही होते हैं जो लौट के वापस आते हैं। तो अब इससे क्या इन्होंने बताया कि भैया 3 चीजें आई, लेकिन 3 चीजों को ये जब सेमिनार में गए तो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ क्वेश्चन आए साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये चीजें हैं, दिक्कत हो गई, तो इनका जो मॉडल था थोड़े टाइम के बाद हटा दिया गया। फिर उसके बाद बोर्स आए, बोर्स ने उसी में कुछ क्लैरिफिकेशन किया, उन्होंने कहा कि ये सब होता है तो क्वांटाइजेशन कंडीशन आ गई, प्लस क्या आ गई, वो उसके बाद फ्रीक्वेंसी रूल आ गया, 2 चीजें आ गई। अब इसमें भी तो कुछ ड्रॉबैक होंगे, है ना, तो ड्रॉबैक क्या थे, तो देखो यहाँ पे ये ड्रॉबैक बच्चे ये थे कि ये जो हमारा मॉडल था ये किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन एटम के लिए था। ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर पा रहा था, फाइन स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ एक्सटर्नल स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं कर पा रहा था। एक मिनट रुकना बेटा, इसको हटा दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। क्या क्या नहीं कर पा रहा था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सही था, फाइन स्ट्रक्चर को स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं बता पा रहा था, ये सब अभी धीरे धीरे आ रही है इस चैप्टर में। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो कि पहले स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट था, अब कोर्स में नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ड्रॉबैक 2 याद किया करो, है ना। अगर बोर्ड में आता है तो 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकते कभी भी, और वैसे भी चांसेस होते हैं एक ही नंबर के आने के या नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ इसमें, बस ये सब तो 2 याद करने हैं। ठीक, अब आते हैं आगे। आगे क्या भैया, अब देखो एक और लिख दिया, लिखने को तो हम पूरी कायनात लिख दें, बस पढ़ाने में यही होता है कि ज़रूरत कितनी है तुमको। ठीक है, आदमी यहाँ पे कह दे कि नोट्स में तो पूरी कायनात लिख के चले आएंगे हम, सामने वाला चेक तो करे, देखे तो आके। फिर देखो 4th में लिखा हुआ है, ये क्या नहीं कर पा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर देखो यहाँ से ही पूरी जो चैप्टर है वो बोर्स थ्योरी से ही चालू होगा, और वहीं पे आकर के कुछ चीजें फॉर्मूले वहीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे, सबसे पहले आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब की प्रूविंग नहीं आएगी, है ना, 100% श्योर रहता है नहीं आएगी। तुम्हें क्या याद करना है, तुम्हें याद करना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो बस ये लिखना है, याद होना चाहिए, L इक्वल टू NH/2 होता ही होता है। तुम्हें V का फॉर्मूला मिल जाएगा, और मैं बता दूं हमेशा ये फॉर्मूला भी नहीं याद कर पाओगे, है ना, हमेशा के लिए बेटा ये याद रखना चाहिए कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है। ठीक, और अगर किसके लिए, अगर सेम नंबर वो होगा एटॉमिक नंबर, नहीं तो Z/N होता है। ये जो ब्रैकेट है ये कांस्टेंट होता है, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Z/N, अगर सेम एटम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। जब पेपर देने जाओ
तब जाकर के ये एक दिन पहले जितना टाइम होता है 2-3 दिन का, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं सीखे जाएंगे। ये सोच लो कि वहां पे कॉन्सेप्ट सीखे जाएंगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा। वहां पे केवल ये सब थ्योरी थोड़ी चीजें जानी जाती हैं कि भैया एलईडी क्या होता है, एक दो नंबर की जो थ्योरी है वो सब याद की जाती हैं। तो ये फॉर्मूला भी उसी समय याद करना, बस बेसिक याद करना प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, फिर उसके बाद अब देखो एक जगह हमने लिखा था फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है बेटा वो अल्फा के इक्वल होती है, और अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, अल्फा इक्वल टू 1/137 होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी। v अपॉन सी जो होता है ये होता है 1/137, मतलब स्पीड किस पे, ऑर्बिट पे, और स्पीड ऑफ लाइट ये जो होता है वो 1/137 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्योंकि जो बोर्स थ्योरी थी वो किसके लिए थी, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही थी। ठीक है, ये देखो हमने जो बताया है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी क्वेश्चन टकरा सकता है चलते चलते रास्ते में। फिर उसके बाद देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे। जल्दी जल्दी क्लास हो रही है, वैसे भी टाइम कम है तो बहुत लंबा तो नहीं खींचेंगे। रेडियस की बात करें बेटा तो रेडियस में भी यही सब है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, और हमेशा के लिए बच्चे ये याद रखना है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आने की उम्मीद होती है। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो ही रही है तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट ले लिया तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली है। ये जितनी भी बात होगी किसके लिए होगी, हाइड्रोजन एटम की बात होगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब आता है फर्स्ट बोर ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो r नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ठीक, r की वैल्यू कितनी हो गई, 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है इतना। यहां पे देखो फिर वही चीज बता रहे हैं कि r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा, और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, z होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में एक खासियत जान लो, पोटेंशियल एनर्जी अगर है, ठीक है, वो निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो भी निगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अगर तुमने काइनेटिक एनर्जी को x माना तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -x, और ये जो होगी वो हो जाएगी -2x। तो इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, काइनेटिक प्लस में होती है, और ये जो होती है वो डबल होती है काइनेटिक के, तो x -2x, तो ओवरऑल कितना आ गया, -x आ गया। इतना ध्यान रखोगे, फॉर्मूला जो होगा लास्ट डे याद कर लोगे। अभी के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सन नहीं है कि अभी तुम्हें याद करने नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके कम मिलेंगे। न्यूमेरिकल एक अलग फॉर्मूले पे मिलते हैं, वो अभी आगे आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। u का हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। e की वैल्यू, ठीक, E की वैल्यू जो तुम्हारे लेवल पे ज्यादातर क्वेश्चन है उसमें E जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन एटम के लिए है तो न्यूमेरिकल में जो ज्यादा यूज होता है वो होता है E इक्वल टू -RHC अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, और अगर सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, R क्या है यहाँ पे, री मिस्टीरियो तो है नहीं, R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो R की E की वैल्यू जो सारी वैल्यू पुट करोगे, ये देखो सारी वैल्यू लिखी भी है हमने, R भी गिवन है, H भी गिवन है, C भी गिवन है, तो E की वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन में n स्क्वायर। और ये जो होगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, यही मेन चीज है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो अलग से नोट में लिखा दी गई हैं। क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लिखा हुआ है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज ऑलवेज निगेटिव। पहले ही बता चुके हैं, जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया हुआ है, बाउंडेड किया हुआ है न्यूक्लियस के साथ। ठीक, और E जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, जेड स्क्वायर के है, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, n स्क्वायर के। तो E1/E2 इक्वल टू आ जाएगा n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई ना। अब इसके बाद आती है बात वेवलेंथ की। भाई ये तो बता दिया गया था कि
अगर एनर्जी मिलेगी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा। ये फ्रीक्वेंसी रूल में बता दिया गया था। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें बता दी गई थी तो भाई यहाँ से हम लोग वैल्यू भी तो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है डेल्टा ई इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। ठीक, डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, ई टू माइनस ई वन है। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो गई, एच न्यू हो गई। इतना तो फॉर्मूला ही होता है यार, इसमें क्या बताना। ई टू की वैल्यू पुट कर दी, ई वन की वैल्यू पुट कर दी, एच न्यू। अच्छा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। तो एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर एच सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे 1 लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहां से तुम्हें जो याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है 1 लैम्डा वाला, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कभी भी नोट्स अगर प्रिंट आउट निकाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तरीका है टेलीग्राम से प्रिंट आउट निकाल लो, सस्ता प्रिंट आउट निकाल लेना, और वीडियो चला लो। ठीक है, वीडियो तुम 1x पे चला लो, 2x पे चला लो, बस नोट्स देखते जाओ, मेरी आवाज़ सुनते जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही, है ना। बेसिक क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन होने का मतलब क्या है कि नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद वेव नंबर की बात करेंगे। तो वेव नंबर जो होता है वो 1 लैम्डा होता है। तो 1 लैम्डा जो हुआ वो हुआ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अभी जो सीरीज अगले पेज में आएगी उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए ये लगा लेना 12375 अपॉन डेल्टा ई। फिर आता है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनना चालू हो जाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो होगा क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम में लिखा हुआ है एन एटम पजेस डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय फ्रैंक एंड हर्ट्ज। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे परेशान मत होना। जितने साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन आएंगे वहां पे ताकत लगा के हम बोल देंगे, है ना। वैसे हम भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चलते हैं, तो फालतू की ताकत हम भी नहीं लगाते, तो चुपचाप रो करके पढ़ाते हैं। फिर लिखा हुआ है द डिस्क्रीट एनर्जी पजेसेस बाय वन एंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ फालतू चीजें लिखा हुआ है। ई की वैल्यू देखो अब आप, ठीक है, ई एन की वैल्यू कितनी है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर है। ठीक है ना। फिर अगर हम 1 लेंगे तो ये -13.6, 2 लेंगे तो इतनी हो जाएगी, 3 लेंगे तो इतनी हो जाएगी, 4 लेंगे तो इतनी हो जाएगी, 5 लेंगे इतनी हो जाएगी। तो याद तो बेटा कुछ रहना नहीं है तुमको, याद बस पहली और दूसरी याद कर लेना, है ना। हर चीज याद करते चलोगे तो छोड़ोगे क्या। तो -13.6 ईवी और ये माइनस का 3.4 ईवी। ठीक, इतना याद रखना। इनफाइनाइट जब होगा तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, हर लाइन पर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 पर है तो उसके पास देखो कितनी एनर्जी होगी, माइनस का 13.6 होगी। समझ में आ रहा है बच्चे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 पे है तो उसके पास एनर्जी कितनी है, -13.6। 2 पे गया तो कितनी हो गई, -3.4। 3 पे गया -1.51। 4 पे गया इतना, 5 पे गया इतना, 6 पे गया इतना इतना। तो 6 तक दिखा दिया है, आगे की कहानी चलती रहेगी। याद तुमसे कुछ होना नहीं है, तो याद 2 चीजें याद रखो, 1 पे और 2 पे। उसी पे क्वेश्चन आते हैं। 3 आए तो कैलकुलेटर अलाउड हो आईएससी वालों को, सीबीएसई वाले थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसकी कहानी चालू हो जाएगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई बामर, ये एक साइंटिस्ट थे। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जनरली ऑक्यूपाइड इन लोवेस्ट एनर्जी। हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास लोवेस्ट एनर्जी होती है, विच इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट। जो लोवेस्ट एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन एक्वायर सम एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी मिलती है तो वो जंप करने लगता है, उछलने लगता है, टू द हायर एनर्जी लेवल तक जाता है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट। जब तक एक्साइटेड, जैसे यही है यार, समझ लो एक बार। होता क्या, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, थोड़ी एनर्जी मिली तो ये अपने ऊपर वाले सेल में जाता है, और थोड़ी देर रहेगा, देखेगा मामला क्या है, वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है, फिर लौट करके वापस आता है। जब लौट के वापस आ जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। यही तो कहानी है। तो वही कहानी लिखी हुई है, यही तुम लोग केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ ही रहोगे, फिजिक्स में भी वही कहानी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। एंड देन इट कम बैक टू इतना 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 इतना। और जब लौट करके आता है तो सारे अपने जो दोस्त होते हैं, गरीब होते हैं, उनसे मिलता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास
कहीं से बम्पर लॉटरी लग गई, पार्टी मिल गई कहीं से। तो होता क्या, जैसे मान लो तुम 5 स्टार होटल तक गए और सब दोस्त तो गए नहीं, वो तो गरीब बैठे हुए हैं। तो जब तुम लौट के आते हो तो अपने किस्से बताते हो कि यार वहाँ पे गए, वेटर ने गेट खोला, तो अपनी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे गरीबों में रेडिएट कर देते हो जो दोस्त हैं तुम्हारे, और पूरी कहानी सुनाते हो कि अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, गॉसिप मिल जाती है, रील बनाने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। इन ईच ट्रांजिशन इट एमिट अ लाइट फोटोन ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। इन दिस वे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो लाइनें बनती हैं इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। अगले पेज पे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और इसी को हम लोग समझते हैं क्या है। तो देखो लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, ऐसे समझो इसको, पहले सीरीज समझ लो। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक, उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला था। फॉर्मूला बेटा हमारे पास था 1/λ इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1/λ, एक मिनट रुको, 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला था। अब होता क्या है, सीरीज के हिसाब से पहली आती है लाइमन, फिर आती है बामर, फिर आती है पाशन, फिर आती है ब्रैकेट, फिर आती है फंड। तो लाइमन में हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी। n2 की वैल्यू कुछ भी नहीं हो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 तो नहीं होगी ना, कोई अपनी जगह पे थोड़ी ना उछलेगा। तो n2 की वैल्यू आ गई 2 3 4 ऐसे चलती चली जाएगी। बामर में n1 की वैल्यू कहाँ से चालू होती है, 2 से चालू होती है। तो ये मान लो 5-6 जो है स्टेप हैं हम लोगों के। तो पहले से लाइमन, फिर बामर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, ऐसे चल के सीरीज तैयार हो जाती है। अब इसमें जो हमारे पास ये वेवलेंथ तो आ गई, इतना समझ में आ ही गया। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछते हैं और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछते हैं। तो बेटा जान लो कि लॉन्गेस्ट होती है उसके जस्ट बाद की, ठीक है। n1 की वैल्यू अगर 1 है तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 2। अगर मान लो बामर सीरीज होती तो n1 की वैल्यू 2 होती और n2 कितना हो जाता, 3 हो जाता। और स्मॉलेस्ट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट में क्या होता है, n2 जो होता है वो इनफाइनाइट चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर है इतना। और जब इस बात का ध्यान रखोगे तो यहाँ से ये चीज़ें कैलकुलेट की, आर जो था वो रेडबर्ग कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो 1216 1216 ये आ जाएगा, ठीक है। याद कैसे करोगे, 1 2 तो तुम्हारा होगा ही होगा, 12th में हो, और उसके आगे 4 ऐड कर दोगे, ठीक। यहाँ पे 12th में हो तो 2 से 12 से स्टार्टिंग होगी और शॉर्टेस्ट में 12 से एंड होता है। यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे 9 होगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। लॉन्गेस्ट में हमारा 12 तो आना ही आना है, स्मॉलेस्ट में भी आना है। यहाँ पे 1216 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 912। इंक्रीज हो रहा है तो +4 और जब लौट के आओगे तो -3। ऐसे करके याद रखना है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया जाता है किस रीजन में आता है, तो मेरे बच्चे ये आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। क्लियर है इतना, ये चीज समझ में आ गई। ये किसके लिए कहानी चल रही थी, लाइमन के लिए चल रही थी। लाइमन में एक क्वेश्चन ये बन गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो नोट्स अगर ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे जो MCQ होंगे, है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो घुमा फिरा के यहीं से, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आना, ठीक है। बताने को हम बता दें 100+ ले आओगे, 105 ले आओगे, यूट्यूब वाले तो 40-40 दिन में रोड मैप तैयार कर देंगे तुम्हारा पूरा, है ना। आखिरी दिन आओगे फूक मार के निकाल देंगे, कह देंगे अरे फूक मार देंगे तुम्हारे 90 आ जाएंगे। तो उनका क्या है भाई, वो तो करेंगे ना। अब हम लोगों को भी व्यू लाने होते हैं तो कहीं से भी कुछ भी थंबनेल लगा लेते हैं, है ना। लेकिन थोड़ी तो इंसानियत है हम लोगों के अंदर भैया। अगर ढंग से केवल वीडियो सुन रहे हो हमारी, तो ये मान के चलो कि 100 में 30 में 30 आ चुके होंगे। प्रैक्टिकल में CBSE वाले अभी थोड़ी मेहनत करेंगे, ISC वालों का हो ही चुका है। तो ये मान के चलो 70 का जो पेपर होगा उसमें 50 नंबर तक आ सकते हैं अगर केवल मेरे नोट्स और वीडियो देख लो। उसके बाद अगर थोड़े अच्छे हो तो न्यूमेरिकल भी कर लो, न्यूमेरिकल की एक सीरीज चलाएंगे, उसमें देख लेंगे कितना क्या है दम किसी में, ठीक। चलो फिर आता है बामर। तो बामर सीरीज देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 से चालू होगी, लॉन्गेस्ट कितनी होगी और ये कितनी होगी। ये किस में आता है, ये आता है विजिबल रीजन में, ठीक है। लॉन्गेस्ट इसमें याद रखना है कितना होता है, 6563, और स्मॉलेस्ट कितना होता है, वो होता है 364, अरे लिखा ही नहीं जा रहा, 3648,
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये सही से लिख लो, 3646 हो गया स्मॉलेस्ट और 6563 हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद पाश्चन और इसका आया, तो पाश्चन देखो कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है इंफ्रारेड में। तो एक एक करते हुए पहला वहाँ कहाँ पाया गया, अल्ट्रावायलेट में, दूसरा कहाँ पाया गया, विजिबल में, तीसरा कहाँ पाया गया, इंफ्रारेड में पाया गया। ठीक, इतनों की तो याद होती नहीं है, निकाल लेना वहाँ पे अगर जरूरत पड़ रही है। कॉन्सेप्ट याद कर लो, लॉन्गेस्ट होगा तो उसके जस्ट बाद वाला, स्मॉलेस्ट होगा तो इन्फिनिटी वाला, इतना याद रखना होता है। फिर आता है ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट में कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 4 से होगी। ये भी कहाँ पे पाया जाता है, इंफ्रारेड में पाया जाता है। आखिरी वाला भी कहाँ पाया जाता है, इंफ्रारेड में पाया जाता है। मतलब दुनिया के पहले दो को छोड़ दे तो और सबके सब कहाँ पाए जाते हैं, इंफ्रारेड में पाए जाते हैं। ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया, ये सारी चीजें निकल के आ गई। अब देखो क्या है यहाँ पे, एमिशन है ना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, आईएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए भी आ चुका है ना। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ये। तो अब यहाँ पे समझो क्या है भाई, एमिशन का मतलब होता है एनर्जी को एमिट करना। तो बेटा जब एनर्जी एमिट होगी तो बताओ आप हाइयर से लो कहाँ गिरोगे, लोअर पे गिरोगे, मतलब ऊपर से नीचे गिरोगे। इतनी बात समझ में आ रही है। कई बच्चों को एब्जॉर्प्शन और एमिशन का मतलब नहीं समझ में आता। तो एमिशन मतलब एमिट कर रहे हो, और चीज कोई एमिट कर रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो देखो अगर मान लो हम n इक्वल टू 7 तक गिरे, लाइमन वाला होगा तो वो पहले तक गिरेगा। बामर की स्टार्टिंग कहाँ तक है, 2 तक है तो वो वहां तक गिरेगा। पाश्चन यहाँ तक गिर जाएगा, ब्रैकेट 4 तक गिरेगा, फंड जो होगा वो कहाँ तक गिरेगा, 5 तक गिरेगा। तो ये बढ़िया अपने लाइनें स्केल से खींच देना, प्यार से 3 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। फिर आता है एब्जॉर्प्शन लाइंस। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी जो होगी, लाइट जो होगी वो कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये -13.6, ये माइनस का 3.4, माइनस का 1.51, ये इतना, ये इतना, ये इतना। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन लाइन हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना। चलो फिर आता है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। फिर उसी के नीचे आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो दोनों को समझते हैं क्या है। होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज को, कोई भी परफॉर्मेंस करनी है, कोई भी काम करना है, तो पहले एक्साइट तो हो, पहले सोचो तो, मोटिवेट तो हो। उसके लिए तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, किसी एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो मोटिवेशन के लिए पहले यूट्यूब खोलते हो, उसमें 4 मोटिवेशन सेलेक्ट करते हो, उसमें जितना भी तुम्हारा मोटिवेशन होता है वो सब निकल जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो डेफिनेशन समझ लो, द मिनिमम एनर्जी ऑब्लिक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ न्यूट्रल गैसियस एटम। न्यूट्रल वाले को कुछ कोशिश करके वहां तक लेकर के आता है कि हाँ ये कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे हम ही लोग हैं, कई साल तक हम सोचते रहे चैनल बनाएं कि ना बनाएं, लेकिन अभी भी है, वीडियो बनाते हैं तो सोचते हैं आज क्या करेंगे बना के, छोड़ो यार हटाओ। लेकिन तुम लोगों का प्यार मिल रहा है इतना, तो लगता है यार चलो कोई तो मेरे भरोसे बैठा हुआ है, कोई एक बच्चा भी मेरे भरोसे बैठा हुआ है, तो ये मेरी फर्ज है, ड्यूटी है कि हाँ उसको आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक होता है कि यार चलो कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो डेल्टा ई एक्साइटेशन का होता है, भैया लेके कहाँ तक गए, एक्साइटेड तक, अभी काम हुआ नहीं है, एक्साइटेड तक लेके गए हैं, और माइनस क्या कर दिया है, ग्राउंड स्टेट कर दिया है। ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है क्या, एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक, फिर उसके बाद आयनाइजेशन। जैसे मान लो कहीं लड़ाई होती है, ठीक है, तो जो एब्यूसिव लैंग्वेज होती है, या गाली बक देते हैं हम लोग किसी को, तो गाली क्या है, गाली अपने आप में एक वर्ड क्या है, एक्साइटेटेड है ना। वो एक नॉर्मल आदमी बैठा है, रोड पे कोई बैठा है, तुम जाओ उसको गाली बक दो, तो वो देखो अपने नॉर्मल स्टेट से क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ये साला कौन पागल है जो आकर के हमें फालतू गाली बक गया। तो गाली जो है वो अपने आप में क्या है, एक्साइटेशन। अब गाली बकने के बाद अगर तुमने उसको मार भी दिया तो वो क्या है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तब जाकर के कलेजे को ठंड पड़ती है, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तब जाकर के कलेजे को हमारे ठंड पड़ जाती है। तो ये हमारा होता है क्या, आयनाइजेशन। तो अब बताओ गाली बकना ज्यादा सिंपल है कि मारना, है ना। गाली तो दूर से बक दोगे, मारने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमेशा बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एक्साइटेशन से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन बनता भी है इसका। तो आयनाइजेशन, और इसका देख लो डेल्टा ई हो गया ई इनफाइनाइट, क्योंकि वहां पे आयनाइज हो चुका है,
कहाँ से माइनस करेंगे, ग्राउंड स्टेट से करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल आ जाएगी प्लस का 13.6। क्यों, क्योंकि ए इन्फिनिटी कितना है 0 और E1 की वैल्यू क्या थी RSC की वैल्यू निकाली गई, तो ये हमारा 13.6 होता है, तो ये 13.6 आ गया। क्लियर है बच्चे। तो यहां तक की थ्योरी में कोई भी डाउट है किसी को, यहां तक की थ्योरी में कोई भी डाउट नहीं है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, तो ये अभी आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके क्वेश्चन आप हमें, आंसर हमने लिखे हुए हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने हो गए हमसे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, 5 क्वेश्चन ये हो गए और टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है। नहीं होंगे तब बता देना है कमेंट सेक्शन में, तो सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक। तो अब इस चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई भी डाउट नहीं है ना किसी को, हर एक चीज समझ में आ गई। तो देखो एटम वाले में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा हमको। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो किस पे आएगी, न्यूक्लियाई पे आएगी। तब तक आप इसके क्वेश्चन करिएगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 10 क्वेश्चन में लाओ हिंट दे देते हैं तुमको ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंट दूंगा केवल, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। और ईच आर इंसिडेंट ऑन अ थिन कॉइल इतना अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आर नॉट का फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल कर दोगे, यू के इक्वल कर दोगे। वहां से पहले पेज में हमने क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लिखा हुआ था नोट्स में। फिर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का देखो फॉर्मूला क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था। सेकेंड क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। लाओ करके दिखा दें यार तुम लोगों को, नहीं तो कहोगे कि धीरज सर न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, कथा वाच के चले जाते हैं, ठीक। तो देखो पहले में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 की पावर 6 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यू जो होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। जेड ई इंटू अल्फा को भेजा था तो 2E अपॉन में आर नॉट। तो यहाँ से बच्चे आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो हमारी आ जाएगी 12.64 इंटू 10 की पावर -4 मीटर में आ जाएगी, ठीक। सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड वाले में है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यहां से बच्चे करोगे तो आ जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। अब N2 की वैल्यू कितनी, पहले का दो आंसर है इसके, पहले में 2 कह रहे हैं फिर 3 कह रहे हैं, तो N2 की वैल्यू 2 हो गई, ये 1 हो गई। R2 की वैल्यू R2 है, R1 की वैल्यू गिवन है 5.3 इंटू 10 की पावर -11। तो यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी आंसर में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे है, फॉर्मूले पे है, आए हुए हैं बोर्ड में, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है किस किस ईयर में आए थे, ताकि आप ये ना सोचो कि इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे हो गए। भैया आपने नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, आपने हमारी वीडियो हमें 30 मिनट बर्दाश्त किया है इतनी गंदी शक्ल वाले टीचर को, तो इतनी मेहनत तो की है ना आपने, तो कुछ अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मत सोचना रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेहनत करने वाले को रिजल्ट हमेशा मिलता है, मैं उसको नहीं मिलता जो मेहनत ही नहीं करता, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दो, अपने अपने दोस्तों को बता दो, अगर आ रहे हो तो यार इतना मेरे लिए कर दो, कोई बैच तो चला नहीं रहे हम, है ना, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं किसी से, तो अपने अपने एक दोस्त को लेकर के आओ ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। तो दूसरा वाला क्या है, आजकल की दुनिया है दिखावे पे चल रही है ना, तो सामने वाला क्या सोचता है सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो अच्छे टीचर है, क्योंकि हम नाच गाना कर नहीं पाते क्लास में। अगर 30 मिनट की क्लास है तो आपको 29 मिनट या 28 मिनट कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के लिए अगर आना है तो इस चैनल पे आइए, अपने दोस्त को लेकर के आइए, कभी भी वो आपको कुछ बुरा नहीं कहेगा कि हाँ गलत जगह लेके आ गए, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।